ओके, स्टार्ट कर रहे हैं, एक मिनट। ओके बच्चों, हमने लास्ट मीटिंग में हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहे थे और इन्वेंटरी वैल्यूएशन के हम एक एरिया पे थे, अगर आपको याद हो कि आपको एक पास्ट डेट का स्टॉक गिवन होगा और आपने फ्यूचर डेट पे जाना होगा, या फ्यूचर डेट का स्टॉक गिवन होगा और पास्ट डेट पे जाना होगा। याद है, पेशकदमी कर रहे थे आप लोग, मूवमेंट कर रहे थे, एक दिन के स्टॉक से दूसरे दिन का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे थे। इस तरह की मूवमेंट्स अगर आप लोगों को याद हो हम लोग कर रहे थे। ओके राइट, अब मैंने 2 सवाल करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 1 एंड 2 करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्यारे बच्चों मैंने करा दिया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूँ। प्लीज आप पे लोग अगर गौर करें, यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी बुक में मेरे ख्याल से अगर F3 की बुक है आप लोग के पास तो 93 पेज नंबर 93 है। बता दें कौन सा पेज नंबर है, 93 या 94 है? 91 है, आई थिंक 91 है। सही, देख लें, इसी तरह का है कुछ। अब अब देखें क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन मैं आपको करा के याद दिला देता हूँ। यहाँ देखें, लिखा हुआ है अ कंपनी हैज द फॉलोइंग डाटा, स्टॉक एट 1 अप्रैल, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। ओके, ईयर के स्टार्टिंग का। और रिक्वायरमेंट में क्या क्या दो चीजें आप मांग रहा है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है और एक प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट मांग रहा है। एक वो आपसे क्लोजिंग स्टॉक मांग रहा है और एक आपसे वो प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट मांग रहा है, प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट मांग रहा है। ओके, चलो अब देखते हैं आप इसको किस तरह टैकल करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालता हूं। सोचें आप ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, आप ईयर के स्टार्टिंग का स्टॉक गिवन है और ईयर के एंड का निकालना है। ईयर के स्टार्टिंग का गिवन है और ईयर के एंड का निकालना है, फॉरवर्ड वर्किंग करनी है। आइए बेटा करते हैं। तो देखें, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है, ये देखो, चेक करें, 70,000 का गिवन है। अब आपको याद है आगे जाते हुए परचेज ऐड होती थी, और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक तरीका सिखाया था, मैंने कहा था परचेज और परचेज रिटर्न, परचेजेस और परचेज रिटर्न दोनों को नेट ऑफ कर लेना। परचेजेस और परचेज रिटर्न दोनों को नेट ऑफ कर लेना तो यू विल गेट नेट परचेजेस, यू विल गेट नेट परचेजेस। तो बताओ बेटा, 70,000 में से, सॉरी 15,000 में से 300 निकालो तो 14,700, तो ऐड हो जाएंगी बेटा नेट परचेजेस, कितना है 14,700। सही है, ऐड हो जाएंगी नेट परचेजेस 14,700, 14,700 की नेट परचेजेस ऐड हो जाएंगी। सही है, अब बताओ बेटा, सेल्स की वजह से स्टॉक जाएगा, सेल्स की वजह से स्टॉक बाहर जाएगा, याद है, सेल्स की वजह से स्टॉक जाएगा। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है, तो आपने सेल्स के लिए जरा एससीपी अप्लाई करना होगा। सेल्स पर आपने क्या अप्लाई करना होगा, एससीपी अप्लाई करना होगा। इधर देखें कितनी है भाई सेल्स, 9,000 है, ये 9,000 है सेल्स, 9,000 है। और इस बार क्वेश्चन में मार्कअप गिवन है, देखो मार्कअप, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100।
प्रॉफिट 20 है तो ये 120 होगा। तो बताओ बेटा ये कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, इसकी कॉस्ट कितनी आई? 9000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करें, 9000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 कर लो, 7500। वेरी गुड बेटा, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 7500। बेटा हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है? 7500। सही है। अब आप मुझे एक चीज बताएं बेटा, आप इस वक्त राइट नाउ जो हम पढ़ रहे हैं ना, राइट नाउ प्लीज सुने, अभी हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे। पहली रिक्वायरमेंट जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, हम उसमें स्टोर रूम के बाहर खड़े हैं। स्टॉक आता है, अपडेट होता है, जाता है, अपडेट होता है, स्टॉक आता है, अपडेट होता है, जाता है, अपडेट होता है। हम सिर्फ स्टॉक को अपडेट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, हम स्टॉक को अपडेट कर रहे हैं। ओके, और आप सबको पता है स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड, ये स्टॉक शुड बी अपडेटेड एट लोअर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। तो बताओ 9000 और 7500 में से लोअर 7.5 है ना, तो हम यहाँ से लेस करेंगे। देखो सेल्स, सेल्स की वजह से 7500 का स्टॉक कम होगा, क्योंकि हम स्टोर रूम के बाहर खड़े हैं, हम स्टोर रूम में स्टॉक अपडेट कर रहे हैं, याद है? ओके, तो ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज लेस सेल्स हो गया। अब बताओ कुछ स्टॉक आपका चोरी हुआ है, कुछ चोर आए और स्टॉक चोरी करके ले गए। तो स्टॉक चोरी होता है तो उसकी वजह से, स्टॉक चोरी होने की वजह से बेटा याद है आपका स्टॉक कम हो जाता है, तो ये भी लेस हो जाएगा। लेस स्टॉक स्टोलन कितना है बेटा? 600। बताओ आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? बताएं आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है? सेवन सिक्स सिक्स डबल जीरो, 76600, 76600, 76600 is your closing stock, 76600 is your closing stock। ओके, एक नजर देख लो, एक बार लिख लो। पेज नंबर बेटा शायद 91 या 92 है, देख लें। सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपने एससीपी से उसकी कॉस्ट निकाल ली और लोअर पे रिकॉर्ड कर दिया। परचेज रिटर्न मैंने ऑलरेडी ले लिया है, परचेजेस में से मैंने परचेज रिटर्न लेस करके नेट परचेजेस निकाल दिए। परचेजेस में से मेरे डियर स्टूडेंट मैंने परचेज रिटर्न लेस करके नेट परचेजेस निकाल दिए। देख लो इधर देखो, ये देखें 15,000 और 300 का फर्क, ये देखें ये है 15,000 14,700। ठीक है, ये मैंने नेट परचेजेस निकाल दिए, और मैंने आपसे यही कहा था कि बेहतर है आप लोग भी यही करें। आप लोग भी यही करें। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन था, आपने क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, तो ये फॉरवर्ड चलना था, आपने फॉरवर्ड चलना था, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, आपने फॉरवर्ड चलना था। मेरी तरफ देख ले, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फॉरवर्ड जाते वक्त जब स्टॉक आएगा तो ऐड करो, जाएगा तो लेस करो। तो सोचो ओपनिंग स्टॉक गिवन था, परचेजेस की वजह से स्टॉक आता है ना बेटा, तो मैंने वो ऐड करा, और मैंने आप लोग की आसानी के लिए नेट परचेजेस निकाल दी ताकि आपका एक स्टेप कम हो जाए। तो 15,000 की परचेजेस थी और परचेज रिटर्न 300 की थी, तो 14,700 की नेट परचेज ऐड की। अब इधर देखें, सोचें, लास्ट क्लास आपने ली है, सेल्स की वजह से, सेल्स करोगे तो स्टॉक जाएगा ना, सेल्स करोगे तो स्टॉक जाएगा, सेल्स करोगे तो स्टॉक जाएगा, हाँ पक्का? तो अब बताओ सेल्स की वजह से स्टॉक जाएगा तो सही, लेकिन मसला ये है कि सेल्स हमारी सेलिंग प्राइस पे गिवन होती है, सेल्स बच्चों हमारी सेलिंग प्राइस पे गिवन होती है, और राइट नाउ हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे। तो मैंने क्या करा, इधर देखो, मैंने ये एससीपी लिखा, ये स्क्रीन पे देखें एससीपी लिखा, सेल्स हमारी सेलिंग प्राइस 9,000 है, और क्वेश्चन में मार्कअप गिवन था 20%। तो एससीपी के जरिए इन गुड्स की कॉस्ट निकाल ली, एससीपी के जरिए इन गुड्स की मैंने क्या निकाल ली, देखो बेटा कॉस्ट निकाल ली। अब आप मुझे बताएं, राइट नाउ मैं इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा, बल्कि मैं स्टोर रूम के बाहर खड़ा हूं, मेरी औकात तो सोचो, स्टॉक आता है मैं अपडेट करता हूं, जाता है अपडेट करता हूं, आना जाना अपडेट, स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप सबको पता है स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। तो बताएं इन दोनों में से लोअर क्या है? इन दोनों में से लोअर कॉस्ट है, इन दोनों में से लोअर कॉस्ट है, तो मुझे कॉस्ट पे अपने स्टॉक को अपडेट करना होगा। तो सेल्स की वजह से जो स्टॉक को कम करूंगा, उसकी कॉस्ट को यहां से लेस करूंगा, उसकी कॉस्ट को यहां से लेस करूंगा। हाँ, फिर उसके बाद आपके पास है स्टॉक स्टोलन, स्टॉक स्टोलन की वजह से भी स्टॉक गया, तो ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट है, सही है?
अब दूसरी रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? नेट प्रॉफिट। अच्छा भाई मेरी एक रिक्वेस्ट सुनो, किसी के पास अगर सवाल नहीं है वो इस क्वेश्चन की पिक्चर खींच ले। अगर किसी के पास इनकेस क्वेश्चन नहीं है वो इसकी तस्वीर फौरन खींच लिया करे। अब ये देखिए, अब आप लोग को टाइम हो गया ऑनलाइन पढ़ते हुए। अब ऑनलाइन पढ़ने के कुछ अपने असूल होते हैं, कुछ स्टाइल होते हैं उसके। फौरन से अगर सवाल नहीं है तो उसकी ठक पिक्चर ले ली ताकि आपके पास एक स्क्रीन पे आ जाएगा। अब अगली रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, एक डिटेल्ड तरीका है और एक शॉर्टकट है। मैं दोनों सिखाऊंगा लेकिन आप एग्जाम में शॉर्टकट से करना। चलो पहले मैं आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट बना के देता हूँ। इधर देखें, यहाँ देखें, नेट मैंने पहले लिखा सेल्स। अब मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है, बेटा याद है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स सेलिंग प्राइस पे होती है। सेल लिखा, कोई सेल रिटर्न नहीं है, कोई सेल रिटर्न नहीं है, तो मैंने लेस करा कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस करा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा हुआ है आपने। ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक देखो 70,000। ओपनिंग स्टॉक 70,000 था। एक मिनट देखते रहे, बच्चों की तरह चलता हूँ। एड परचेजेस, बच्चों की तरह कर रहा हूँ। परचेजेस थी 15,000 की, हाँ। फिर लेस होती है परचेज रिटर्न। ये फॉर्मेट पिछले दिनों भी बताया था। परचेज रिटर्न कितनी थी? 300। अच्छा बेटा याद करो, इस सवाल में स्टॉक चोरी हुआ है। मैंने आपको पिछले एक दो दिन पहले ये पूरा भाषण दिया है आपको पूरा तफसील से, कि जो बंदा भी स्टॉक चोरी करके गया होगा बदले में पैसे रख के नहीं गया होगा। जो चोर भी स्टॉक चोरी करके गया होगा बदले में पैसे रख के नहीं गया होगा। तो ऊपर सेल्स के अंदर ये चोरी हुआ हुआ स्टॉक शामिल नहीं है। तो जब सेल्स में शामिल नहीं है तो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स से भी निकाल देना। याद है यहां से निकालते थे, लेस स्टॉक स्टोलन। अच्छा, फाइनली आप यहां से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली आप क्लोजिंग स्टॉक लेस करोगे, मेरे ख्याल से वो कितना है? 76,600। 76,600। चलो माय डियर स्टूडेंट, बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे बच्चों कैलकुलेट करके बताओ, करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करो, ये 7,500 आ जाएगी। ठीक है, ये 7,500 आ जाएगी। अब आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आया 1500, पक्का। ग्रॉस प्रॉफिट आया 1500। अब अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस लेस होते हैं। क्या लेस होते हैं? अदर एक्सपेंस। इस सवाल में बाकी अदर एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ एक अदर एक्सपेंस जरूर है। बेटा स्टॉक जो चोरी हुआ है वो मेरा नुकसान भी तो है। स्टॉक जो चोरी हुआ है वो मेरा नुकसान भी तो है, बेटा पढ़ाया तो था। तो स्टॉक स्टोलन का नुकसान यहाँ बुक करो। स्टॉक स्टोलन का नुकसान 600 रुपए का यहाँ बुक करो। तो आपके पास ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 900 रुपए का। 900 रुपए का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ये देख लो, ये इनकम स्टेटमेंट देख लो। ये पिछले दिनों आपके सामने ये इनकम स्टेटमेंट पढ़ाई है, पूरी रिवीजन कराया है, सब बताई थी। अभी मैंने जब स्टॉक स्टोलन वाले केसेस पढ़ा था उसी वक्त बहाने बहाने से ये चीज भी आपको रिवाइज कराई थी। एक नजर इसको देख लो पहले। चलो अब मेरे बच्चों एक बात सुनो, मैं बिल्कुल कॉपी का टाइम दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ इस सवाल में था? नहीं था ना भाई, कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस? बेटा नशे की हालत में क्लास क्यों लेते हो बेटा? प्लीज हल्का हल्का किया करो। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं है भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। वेरी गुड, जबरदस्त। अब देखो बेटा, ये जो आपने आंसर निकाले ना, देखो आपकी सेल्स आई है 9,000। ये देखें, अब जरा जागना, मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूँ। सेल्स आई है 9,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7.5 और ये जीपी आया है ना। अब देखें, ये आपने रेडीमेड इधर से भी निकाल लिया था। देखो ये एससीपी के जरिए सेल्स 9,000 थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,500 और ये 1,500 यहां भी तो आ रहा था। और आज के बाद कभी नहीं भूलना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एससीपी का जो पी होता है वो जीपी होता है। एससीपी का जो पी होता है वो जीपी होता है। तो भाई एससीपी के जरिए डायरेक्ट 1 सेकंड में आप जीपी निकाल सकते हो। यार एक जंप मार के निकाल लिया।
यहाँ इतना लंबी जो मेहनत की, देखो ये मेहनत देखो, इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की। आपका तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, आपका तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है भाई। ये सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी जो 9,000, 7,500 और 1,500 यहाँ आ रही है, वो 1 सेकंड में यहाँ एससीपी से भी तो आ रही है, देख लो वही आ रही है। तो क्या जरूरत है डबल मेहनत करने की? तो आपने सिंपली एससीपी अप्लाई करके डायरेक्ट जीपी निकाला, और जीपी के बाद आपको पता है आपका स्टॉक चोरी हुआ है ना। इधर देखें, इसके नीचे छोटा सा लिख लेना, लेस अदर एक्सपेंस। जो भी आपका स्टॉक चोरी हुआ है उसको बोलते हैं स्टॉक स्टोलन। वो 600 रुपए का यहाँ से लेस करना, तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 900 रुपए। इस तरह करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो भाई, ये देख लो। इस तरह करना चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो। बोर्ड पे दोनों तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है बेटा। एससीपी वाला तरीका ज्यादा इजी है, एससीपी वाला तरीका ज्यादा इजी है। यार मैं बहुत माफी चाहता हूँ कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि वो लेक्चर पुराने लेक्चर उन्होंने नहीं सुने। स्टॉक स्टोलन मैंने पूरी अदालत लगा के क्लास ली थी, क्लास नहीं ली थी, अदालत लगाई थी। अदालत समझते हो? अब एक सवाल आ रहा है कि भाई स्टॉक स्टोलन यहां से भी लेस हो रहा है और फिर यहां से भी लेस हो रहा है, आप इसके लिए स्टॉक स्टोलन के लेक्चर से रुजू करें। इसके लिए स्टॉक स्टोलन के लेक्चर से रुजू करें बेटा। ये जगह स्टॉक स्टोलन के लेक्चर में जाएं, इसकी पूरी दुकानदार की एग्जांपल देके समझाई थी, साबित भी किया था, प्रूफ भी किया था। ऊपर जो स्टॉक स्टोलन लेस हो रहा है वो इसलिए लेस हो रहा है क्योंकि माल बिका नहीं है, माल बिका नहीं है, चोरी हुआ है। तो जो चीज बिकती नहीं है वो ऊपर सेल में शामिल नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ सेल से भी निकाल देंगे, याद है। और वो जो नीचे हमने अदर एक्सपेंस बुक किया है ना, वो जो नीचे अदर एक्सपेंस बुक किया है बेटा, वो हमारा नुकसान है क्योंकि चोरी हुआ है। चलो देख लो भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनकम स्टेटमेंट कॉपी कर लें बेटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनकम स्टेटमेंट कॉपी कर लो प्लीज। अगर किसी के स्टॉक स्टोलन वाला लेक्चर मिस हो गया है तो मुझसे रिकॉर्डिंग ले ले। अगर किसी की मजबूरी की वजह से किसी ने मिस कर दिया है तो कोई नाराजगी नहीं है भाई, आप रिकॉर्डिंग ले लो। चलो बेटा, कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, कर लिया, बोलो। चलो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये करो, क्वेश्चन नंबर 4 करो। बी कॉन्फिडेंट। इसमें मैंने एक रिक्वायरमेंट और ऐड कर रहा हूँ, एक आपने इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। सही, एक रिक्वायरमेंट नहीं लिखी, वो भी नेट प्रॉफिट भी निकालना है। एक एक नेट प्रॉफिट है और एक आपने क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही है, एक नेट प्रॉफिट निकालना है और एक क्लोजिंग स्टॉक, दो रिक्वायरमेंट्स है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक नेट प्रॉफिट निकालना है और एक क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। चलो करो, वैसे ही सवाल है।
Question number 4, please. Question number 4, start. करो करो बेटा करो, कुछ बच्चों ने कर दिया है। सुने यहाँ क्या लिखा हुआ है? A company has the following data. A company has the following data. आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना? 6000। मैंने यहाँ लिखा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले स्टॉक निकाल रहा हूँ भाई, 6000। अब बताएं परचेजेस और परचेज रिटर्न को नेक्स्ट। ये रहा परचेज बेटा, ये रहा परचेज, ये रहा परचेज रिटर्न। 1.5 लाख में से 900 लेस करो तो ये बनता है 149,100। यही है ना? नेट परचेजेस निकाल लिया करें, नेट परचेजेस निकाल लिया करें, तो ऐड हो जाएगी इसमें ये नेट परचेजेस 149,100। सही है। अब बेटा आपके सेल्स भी गिवन है। सेल्स कितनी है? 70,000। सेल्स आप सबको पता है सेलिंग प्राइस पे होती है, तो आपने बड़ा बड़ा एससीपी लिखा, बड़ा बड़ा एससीपी लिखा, और इस बार इस सवाल में मार्कअप है, मार्जिन है। ये देखो इस सवाल में मार्जिन है। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100। ये 18 है तो ये होगा 82। ओके। अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई है? 57,400। कॉस्ट ऑफ सेल आई है 57,400। चलो अब मुझे बताओ बेटा, अभी राइट नाउ मैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहा हूं, तो स्टोर रूम में जो स्टॉक आ रहा है अपडेट करता हूं, जा रहा है अपडेट कर रहा हूं, आता है अपडेट करता हूं, जाता है अपडेट करता हूं। सही है। तो ऐसी सूरत हाल में इन्वेंटरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। तो लोअर ये रही कॉस्ट, तो सेल्स की वजह से जो मैं स्टॉक को कम करूंगा ना, वो 57,400 का कम करूंगा। वो मैं 57,400 का कम करूंगा सेल्स की वजह से। सही है। अच्छा बेटा, एक स्टॉक डिस्ट्रॉयड भी हुआ है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड का मतलब कुछ स्टॉक पड़े पड़े जल गया, कुछ स्टॉक पड़े पड़े जल गया तो मैंने उठा के बाहर फेंक दिया, तो स्टॉक कम होगा। बेटा और कोई चीज इन्वेंटरी से रिलेटेड नहीं है। चलो अब मुझे बताओ कितना आया क्लोजिंग स्टॉक, कितना आया बताओ? क्लोजिंग स्टॉक बोलो भाई। 97,000 किसी ने लिखा है शायद। क्लोजिंग स्टॉक इज 97,000। बताएं भाई, यही है?
क्लोजिंग स्टॉक इज 97,000। देख लें, आराम से देख लें, टेक योर टाइम। ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक इज 97,000। ठीक है। अब बेटा, मैं आपको मेरी आपको भाइयों वाली एडवाइस ये है कि आप वो डिटेल्ड इनकम स्टेटमेंट के से बेहतर है एससीपी से कर लें ये, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है और आपके पास सीबी पेपर है, यू डोंट हैव एनी प्रेजेंटेशन, तो आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हैं। इधर देखें, अब आपने क्या करा, देखो ये एससीपी का जो पी है ना, एससीपी का जो पी है वो असल में जीपी है। एससीपी का जो पी है वो असल में क्या है, जीपी है। तो 70 माइनस 57,400 मेरे ख्याल से होता है 12,600। जीपी 12,600 आ गया। अब देखिए, मैं आपको सारा बच्चों की तरह याद दिलाता हूं। आपके पास अब अदर एक्सपेंसेस नीचे एक बार लिखोगे आप, एक बार नीचे जीपी के नीचे एक बार लिखोगे अदर एक्सपेंस, और एक बार लिख देना अदर इनकम। इधर देखते रहो, अदर इनकम। सुनो, जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड है वो आपको बाजाहिर एक खर्चा है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड आपका एक खर्चा है, वही याद रखना। कितने का हुआ था? स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ था 700 रुपए का। तो एक बार उसे खर्चे में लिखेंगे, और याद करो जरा, वो सोचो, वो इंश्योरेंस क्लेम भी आपको मिला है। आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है, तो वो आप इंश्योरेंस क्लेम एक बार इनकम में भी लिख देना। इंश्योरेंस क्लेम एक बार इनकम में भी लिख देना। याद है, इसी तरह पढ़ाया था। नीचे एक बार आपका नुकसान हुआ और एक बार आपने इंश्योरेंस कंपनी से वापस लिया, वो इनकम हुई। वैसे आपको अगर किसी को ये दोनों नहीं लिखने, तो नेट कट कटा के जीरो हो जाएगा। स्टॉक डिस्ट्रॉयड आपका एक नुकसान भी है, और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो वो इनकम भी है। तो दोनों को लिखना है तो दोनों को लिखो, वरना दोनों नहीं लिख दो। और अदर एक्सपेंसेस में शायद एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है मेरे ख्याल से कितने का, 300 रुपए का। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 300 का है। चलो भाई बताओ, आपके पास मेरे ख्याल से नेट प्रॉफिट आ जाएगा 12,300 का। ये हो गया सवाल, सवाल सॉल्व हो चुका है। चलो कर लिया, बोलो बेटा। समझ गए? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊं? बोलो बेटा। समझ गए? बोलो भाई। फरमाइए, बोलो। चलें, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है ना, देखें उसमें क्या है बताऊं, उसमें रिवर्स वर्किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है। देखो, ये देखो बेटा, ये आपको क्लोजिंग गिवन है और रिक्वायरमेंट, ये दो रिक्वायरमेंट है। देखो, दो रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक आपने ओपनिंग स्टॉक निकालना है और एक नेट प्रॉफिट। यानी अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, तो आपको पता है ना, जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे तो रूल्स विल बी चेंज। रूल्स विल बी, अभी आप पास डेट से फ्यूचर डेट पे जा रहे थे, आप फ्यूचर डेट से पास डेट पे जाओगे। याद है, पढ़ाया था। तो फ्यूचर डेट से पास्ट डेट पे जाओगे तो रूल्स विल बी रिवर्स, रूल्स विल बी रिवर्स। सही है? चलो बेटा करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में होगा, ये दोनों करो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करो।
Question number 5 and question number 6, please. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐड हो रहा होगा वो लेस हो जाएगा, रूल्स रिवर्स हो जाएंगे बेटा, याद रखना रूल्स रिवर्स हो जाएंगे. जब रिवर्स वर्किंग करोगे तो जो रूल्स रिवर्स हो जाएंगे. बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. चलो, यहां देखो मैं सॉल्व करता हूं. क्वेश्चन नंबर 5 पहले कराता हूं. क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? यू आर प्रोवाइडेड विथ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक गिवन है. पहले रिक्वायरमेंट स्टॉक वाली करते हैं. सही है. क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 25,000. क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 25,000. सही है. अब बताएं, परचेजेस है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं है. परचेजेस है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं है, तो यही नेट परचेज है. तो आम हालात में आगे जाते वक्त परचेजेस आप ऐड करते थे. आम हालात में आगे जाते वक्त परचेजेस ऐड करते थे. इस बार आप परचेजेस बेटा लेस करोगे. इस बार आप परचेजेस लेस करोगे. कितनी हो जाएगी बेटा? देखें बेटा, 60,000. परचेजेस लेस करोगे, 60,000 आ गई. सही है. अब देन उसके बाद बेटा आपके पास सेल्स, ये देखें, सेल्स और सेल रिटर्न दोनों गिवन है. ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था और आज भी सिखाया है. सेल्स और सेल रिटर्न को हमेशा नेट सेल्स में कन्वर्ट कर देना. नेट सेल्स हो जाएगी आपके पास 2 लाख में से 1500 लेस करो तो 190. नेट सेल्स हो जाएगी कितनी? 198,500. ओके. 2 लाख में से 1500 लेस करो तो नेट सेल्स आ जाएगी 198,500. लेकिन सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है. सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है. तो आप बड़े ही प्यार से यहाँ लिख दो SCNP. इधर देखें तो ये हो जाएगी 198,500. बेटा देखें, ये डॉलर वाला और ये परसेंटेज. इस बार मार्कअप है, मार्जिन मार्कअप है ना. इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100. ये 25 है तो ये 125 होगा. बोलो भाई.
बताओ बेटा कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है? 198,500 सेल्स है तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट बताओ, इसकी कॉस्ट बता दो बेटा। 158,800, 158,800 की आपके पास कॉस्ट है, ठीक है। अब राइट नाउ अभी हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, राइट नाउ वी आर डूइंग स्टॉक वैल्यूएशन। तो फॉर स्टॉक वैल्यूएशन वी आर सिटिंग आउटसाइड द स्टॉक डिपार्टमेंट। तो स्टॉक आता है, अपडेट करते हैं, जाता है, अपडेट करते हैं, आता है, अपडेट करते हैं, जाता है, अपडेट करते हैं। स्टॉक शुड बी अपडेटेड, या स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर लोअर लोअर। तो 158,800। तो आप देखो आम हालात में सेल्स बेटा, सेल्स से स्टॉक जाता था तो स्टॉक लेस होता था ना, सेल्स कम होती थी ना। इस बार रिवर्स जा रहे हैं तो सेल्स ऐड होगी, ऐड। 158,800, 158,800। हाँ, अब बताओ एक स्टॉक डैमेज भी हुआ है 2,000 का। स्टॉक डैमेज की वजह से स्टॉक कम होता है, याद है ना। आम हालात में स्टॉक डैमेज की वजह से स्टॉक गया, तबाह हो गया, आपने फेंक दिया। तो आम हालात में जब फॉरवर्ड जा रहे होते हैं तो यू सबट्रैक्ट, यू डिडक्ट स्टॉक स्टोलन और स्टॉक डैमेज। इस बार उल्टा जा रहे हो तो ऐड करोगे स्टॉक डैमेज। इस बार ऐड करोगे स्टॉक डैमेज। कितना है भाई? स्टॉक डैमेज इस बार ऐड हो जाएगा कितना? 2,000 रुपये ऐड हो जाएगा। ये आपके पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। बताओ 125,800, 125,800, 125,800। अजान हो रही है, 1 मिनट के लिए चुप।
चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ देखें बेटा, अब आपने नेट प्रॉफिट निकालना है। तो ये देखो एससीपी का ये जो पी है, ये जीपी होता है ना। बताओ जीपी कितना आया, बोलो। 198,500 माइनस 158,800 लेस करो, जीपी आ गया 39,700। अब इसमें से लेस हो जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। देखते हैं कितने अदर एक्सपेंसेस, चेक करें। अदर एक्सपेंसेस हैं आपके पास, अदर एक्सपेंसेस बच्चों है एक ही है, स्टॉक डैमेज। ये स्टॉक डैमेज आपका नुकसान भी है ना, और कोई इंश्योरेंस की बात भी नहीं है, तो पक्का पक्का ये नुकसान है। स्टॉक डैमेज 2000 का ये लेस होगा, तो 37,700 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 37,700 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, 37,700 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 गालिबन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 गालिबन हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। नहीं नहीं भाई, मेरे मासूम बच्चे, एक बच्चे ने, बेटा कोई हमारा स्टॉक चोरी करके ले जाए तो भी नुकसान है। ये मेरा एक स्टॉक है और अभी किसी ने गिरा दिया, डैमेज हो गया, तो भी नुकसान है। आग लग गई, कोई सिगरेट पी रहा था, आग लगा के चले गया, गलती से आग लग गई, जल गया, तो भी नुकसान है। सब नुकसान है बेटा। स्टॉक स्टोलन भी नुकसान है, स्टॉक डिस्ट्रॉयड भी नुकसान है, स्टॉक डैमेज भी नुकसान है, स्टॉक बर्न्ड, ये सब नुकसान है, ये सब नुकसान है। और इन सब का एक जैसा ही ट्रीटमेंट है। मैंने वो टॉपिक स्टॉक स्टोलन पे रख के पढ़ाया था, लेकिन है ये सारे टॉपिक कनेक्टेड ही है, ये सारे टॉपिक मेरे प्यारे दोस्त कनेक्टेड ही है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई देखो यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन अगेन वही दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ओपनिंग स्टॉक निकालना है और एक नेट प्रॉफिट। दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक नेट प्रॉफिट। यू आर गिवन क्लोजिंग स्टॉक, आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, अल्लाह खुश रखे, 17,000 का क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। 17,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। हाँ, अब आप मुझे बताएं, आपके पास परचेजेस और परचेज रिटर्न ये दोनों गिवन है, इनको नेट कर लो। परचेजेस 28,000 रुपए की है, परचेज रिटर्न 2400 की है, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा 25,600, 25,600। नेट परचेजेस आ जाएगी 25,600। सही है, हमेशा परचेज और परचेज रिटर्न को नेट ऑफ कर देना। नेट परचेजेस जब आप फॉरवर्ड जा रहे होते थे, जब आप फॉरवर्ड जा रहे होते थे तो नेट परचेजेस ऐड होती थी, इस बार ये लेस हो जाएगी। नेट परचेजेस इस बार क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी 25,600 की। सही है। अच्छा मुझे बताएं बेटा, सेल्स आपकी इस बार है 90,000, सेल्स इस बार है आपकी 90,000 सेल्स। एससीपी लिखा, सेल्स 90 की है। बताओ परसेंटेज एंड डॉलर्स, मार्कअप मार्जिन है इस बार। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 15 है तो ये होगा 85। ओके चलो बेटा बताओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई, 90,000 टाइम्स 85%, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट बताओ। 76,500, वेरी गुड बेटा, 76,500। अब मुझे बताओ बेटा, राइट नाउ अभी जो हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उसमें हम स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हैं ना। राइट नाउ अभी जो हम काम कर रहे हैं हम उसमें इन्वेंटोरी वैल्यूएशन कर रहे हैं। स्टॉक आता है, अपडेट होता है, जाता है, अपडेट होता है, तो इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड, या शुड बी अपडेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों का लोअर क्या है, 76,500। अच्छा, आम हालात में सेल्स ऐड होती थी, फॉरवर्ड जाते वक्त सेल्स की वजह से स्टॉक कम हो रहा होता था, इस बार रिवर्स है तो ऐड होगी। तो आपने यहाँ लिख दिया ऐड सेल्स की कॉस्ट क्या है देख लो, 76,500। ओके अब देखते हैं कुछ और। हाँ एक और चीज है, स्टॉक ड्रॉइंग्स। आम हालात में स्टॉक ड्रॉइंग्स लेस होती है क्योंकि आप घर स्टॉक लेके जा रहे हो। आम हालात में स्टॉक ड्रॉइंग्स लेस होती है, आप घर लेके जा रहे हो, इस बार ऐड होगी।
कितना आया बताओ? ये 69,900 आपका ओपनिंग स्टॉक आ गया। 69,900 इज योर ओपनिंग स्टॉक। 69,900 इज योर ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा ये कॉपी कर लें, किसी ने करना है बोले, किसी ने कॉपी करना है? अब देखो मैं यहाँ एक बड़ी जबरदस्त चीज इस सवाल में, एक डॉज यहाँ कितने बच्चों ने गलत भी किया होगा शायद। ये एससीपी का जो पी है ये जीपी है। तो सेल 90,000 है, कॉस्ट ऑफ सेल 76,500 है, जीपी कितना आएगा? 13,500। जीपी आएगा 13,500। जीपी 13,500 आया। अब जरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जरा खर्चे ढूंढते हैं। खर्चे खर्चे देखें, इधर देखें। इस बार कोई भी खर्चा नहीं है। अगर बच्चे ने कहा स्टॉक ड्राइंग्स, बेटा मैं वो बंदा हूं, मैंने खुद आप लोगों को बचपन में पढ़ाया है। मैंने खुद आप लोगों को बचपन में पढ़ाया है। मैं आपका टीचर था इस टॉपिक का। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यानी ओनर के घर के खर्चे कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकती। किसी को बोलना भी नहीं, वरना घर छोड़ के आएगा तुम्हें और हो सकता है पागल खाने भी ले जाए। बेटा ड्राइंग्स कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता। ये मैंने सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल जब पहली बार आप लोगों को लाइफ में पढ़ाया था, बच्चों को जब छोटे थे, आप लोग बेबी थे, तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल में आपको बताया था ना कि ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे। और ओनर के घर के खर्चे कभी भी बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में से लेस नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ओनर के घर के खर्चे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट से एज एन एक्सपेंस लेस होना शुरू हो गए, तो ओनर के घर पे शादी होगी, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। ओनर फॉरेन ट्रिप पे जा रहा होगा, बिजनेस बुरा नजर आ रहा होगा। बिजनेस का क्या कसूर है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, नॉट होम। याद आया? हाँ जी। तो ये इस बार ये स्टॉक ड्राइंग्स कोई हमारा अदर एक्सपेंस नहीं है, अदर एक्सपेंसेस है ही नहीं कुछ। इस सवाल में अदर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 13,500। ये इस सवाल का डॉज था, ख्याल रखना, भूलना नहीं। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ये बहुत बेइज्जती हो जाती है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। ड्राइंग्स कभी भी हमारा एक्सपेंस नहीं है। सही। हाँ भाई। अब मैं आपको जरा कुछ आगे थ्योरी की बातें बता रहा हूँ और एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में आती है, ऐसा लगता है एग्जाम में आती है और आप लोग के पास आ सकती है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, मैं पहले पूरी रिटर्न पूरी बातें लिखूंगा, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है? सही। ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया? मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, देखो बेटा मैंने आपको एक ओरिजिनल फॉर्मेट सिखाया था, इधर देखो। ये पहले ये देख लें फिर बताता हूँ। ये देख लें। भाई ड्राइंग्स के बारे में मैंने ये बोला है कि ड्राइंग्स कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकता। ड्राइंग्स का मतलब ओनर के घर के खर्चे, और ओनर के घर के खर्चे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। एंड वी नीड टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं, घर की परफॉर्मेंस चेक नहीं कर रहे होते। अब
अब यार एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की, ज़रा फॉर्मेट में उसको दिखा देता हूँ। ये देख लो। ये देखो भाई, ये मैंने आप लोगों को, ये फॉरवर्ड वर्किंग का फॉर्मेट था, ये फॉरवर्ड वर्किंग थी। सही है, देखो इधर देखो। अगर तुम एक पास्ट डेट से फ्यूचर डेट की तरफ यूं जा रहे हो आगे, पास्ट डेट से फ्यूचर डेट की तरफ जा रहे हो, तो ये फॉर्मेट था देखो। और अब इसी फॉर्मेट को आपने उल्टा करना है, इसी फॉर्मेट को रिवर्स कर देना। जब आप रिवर्स वर्किंग कर रहे होगे बेटा, देख लो, जिसने भी पूछा है वो देख ले। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं तो ये फॉर्मेट है, और क्लोजिंग से ओपनिंग पे इसका उल्टा होगा। तो जो चीजें वैसे आम हालात में ऐड हो रही होंगी वो अब लेस हो जाएंगी, और जो लेस हो रही होंगी वो ऐड हो जाएंगी। ये फॉर्मेट था, ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लिखवाया भी था, बताया भी था, कॉपी भी की थी आपने, याद है? ठीक है, चलो। अब मैं जो लिख रहा हूँ आप लोग भी कॉपी करेंगे, थ्योरी है, प्लीज। लिखें भाई अब। लिख लें बेटा। सब बच्चे लिखें। बेटा ये लिखें सब।
लिख लिया? बोलो भाई। बेटा लिख लिया? बताएं, प्लीज लिखें। लिख लें, नो इशू। लिखें भैया, लिखो। चले बेटा, यहाँ देखें, ये लिखें।
ये भी लिखें, ये भी लिखें। वो ऊपर वाला आपने लिख लिया ना, इसके बाद ये भी लिखें। लिख लिया? अब आखिरी चीज़ लिख लो। ये भी लिख लें। ये थोड़ा किसी बच्चे को कॉपी करना है, भी कर दें, सॉरी। चलो, ये लिख लें लास्ट।
चलो बेटा लिख लिया, डन, बताएं। चलो सुनो बेटा, अब ये बड़ा एक अहम लेक्चर है और ये एग्जामिन होगा, मुझे लगता है ये आता है एग्जाम में, बहुत बच्चों का आ चुका है। अभी तक आप लोग यूं करते थे ना, आप लोग यूं पढ़ते थे, देखें सुने, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, यूं पढ़ते थे ना। तो अभी तक कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी आपको तैयार गिवन होती थी, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी आपको तैयार गिवन होती थी, एक नंबर गिवन होता था। सवाल ये कि ये कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है, ये कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होती है, कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी खुद कैलकुलेट कैसे होगी। अच्छा मैं इसको एक तरीके से समझाता हूँ, देखें, आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंस्टीट्यूट में जब आप आते हैं तो स्प्लिट यूनिट लगे हुए हैं। तो अगर मैं स्प्लिट यूनिट को भी खरीदने जाता हूँ तो उसकी भी कॉस्ट निकलती है ना भाई। अगर आज स्प्लिट यूनिट या नॉन करंट एसेट को भी खरीदने जाते हैं उसकी भी कॉस्ट निकलती है, और उसको भी खरीदते वक्त 10 तरह के खर्चे होते हैं। खरीदते हो आप, पहले पहले आप खरीदते हो, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे के लाते हो, फिर आप उसको इंस्टॉल कराते हो, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना उसमें भी। हाँ, तो अगर लेटेस्ट से आज मैं एक स्प्लिट यूनिट सदर से जाके 50,000 रुपए का लिया, उस पर मैंने 5,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दी, फिर मैंने उस पे 5,000 की इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी और पूरा फिर ऑन हुआ जाके। तो अब अगर कोई मुझसे पूछने आएगा कि आपको स्प्लिट यूनिट कितने का पड़ा, तो मैं बोलूंगा 60 का। तो इसका मतलब सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होती, बल्कि उस एसेट को अपने तक लाने की भी कॉस्ट होती है, और अल्टीमेटली वो एसेट हमें तब जाके फाइनल कॉस्ट पता लगती है जब वो हम तक पहुंच जाता है, जब वो हम तक पहुंच जाता है, सही है। तो इसका मतलब बेटा डिफरेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। फिर एक और बात सुनो, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिटेल का काम कर रहे होते हैं, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिटेल का काम कर रहे होते हैं, यानी वो इदारे खरीदते हैं और बेच देते हैं, डायरेक्ट तैयार माल खरीद के बेच दिया। और कुछ इदारे मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इदारे खरीदते हैं रॉ मटेरियल, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, पहले रॉ यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट लगाते हैं। हाँ, पक्का। अब जरा मेरी तरफ देखें, तो इसका मतलब जो इदारे प्रोडक्शन कॉस्ट लगा रहे होंगे उनकी कॉस्ट डिफरेंट होगी। तो वो सारी डिस्कशन अब हमने यहाँ करनी है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरीज में बेटा देखो, तीन तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है परचेज कॉस्ट, जो आप कीमत खरीद होती है। एक होती है कन्वर्जन कॉस्ट, ये कन्वर्जन कॉस्ट तब लगती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हो। ये कन्वर्जन कॉस्ट तब लगती है व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, जब आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हो। और तीसरी कॉस्ट होती है अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंटोरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। मैंने आपसे कहा ना कि भाई इन्वेंटोरी हम तक पहुंचेगी नहीं तो आगे बिकेगी कैसे, इन्वेंटोरी हम तक पहुंचेगी नहीं तो आगे बिकेगी कैसे। तो हर वो कॉस्ट जो इनकर हो इन्वेंटोरी पर हम तक पहुंचने के लिए, हर वो कॉस्ट जिसके बगैर इन्वेंटोरी हम तक पहुंच ही ना सकती हो, तो वो सारी की सारी इन्वेंटोरी में कैपिटलाइज होगी, वो सारी की सारी इन्वेंटरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, सही है। अब मैं पहले आपको पॉइंट नंबर 1 और 3 पे थोड़ी बात कर रहा हूँ, सुनो। पॉइंट नंबर 1 और 3 पे बात कर रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 में परचेज कॉस्ट क्या होती है, लिस्ट प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम हमेशा लेस करते हैं। बचपन से तुमने FA1 बेसिक लेवल ओ लेवल से पढ़ा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा हम नेट ऑफ कर देते हैं। लेकिन हाँ, ख्याल करना, बहुत ख्याल करना और सुकून से सुनो, अगर तुम्हें कभी कैश डिस्काउंट मिल रहा हो, अगर तुम्हें कभी कैश डिस्काउंट मिल रहा हो, अगर तुम्हें कभी कैश डिस्काउंट मिल रहा हो, तो कैश डिस्काउंट रिसीव जो है ना वो हमारी अदर इनकम होती है, याद है। कैश डिस्काउंट रिसीव डायरेक्ट अदर इनकम होती है, वो इन्वेंटरी की कॉस्ट में से लेस नहीं होती, वो डायरेक्ट उसकी एंट्री आपने बचपन में पढ़ी, अदर इनकम होती है। मैं इंशाल्लाह उसकी भी अलग से क्लास ले लूंगा कैश डिस्काउंट की। लेकिन बहरहाल कैश डिस्काउंट रिसीव हमारी अदर इनकम होती है, कैश डिस्काउंट रिसीव हमारी अदर इनकम होती है, वो इन्वेंटरी की कॉस्ट में से लेस नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना लिस्ट प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो बाकी तीन कॉस्ट है ना, 1, 2, 3, 4, ये जो मैंने मिसालें लिखी है क्या है, ये वो खर्चे हैं कि जिसके बगैर इन्वेंटरी आप तक पहुंच ही नहीं सकती। ये वो खर्चे हैं कि जिसके बगैर इन्वेंटरी आप तक पहुंच ही नहीं कर सकती। एक लिखा है मैंने ट्रांसपोर्ट, दूसरा लिखा है हैंडलिंग कॉस्ट। भाई आपने
इन्वेंटरी खरीद ली, इन्वेंटरी अमेरिका में पड़ी है, पाकिस्तान तक लाने के लिए आप फ्रेट चार्जेस, शिपिंग चार्जेस ये दोगे, या आप अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारे फेडेक्स वगैरह के चार्जेस ये सब दोगे ना, तो ये सारी कॉस्ट नहीं लगाओगे तो आप तक पहुंचेगी नहीं। इसी तरह हैंडलिंग कॉस्ट, भाई लड़के जो उठा के ला रहे होते हैं, हैंडलिंग करते हैं, पूरा आपके तक पहुंचाते हैं, वो सारी कॉस्ट भी जरूरी है। देन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज बेटा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी, आप लेटर से फॉरेन कंट्री से कोई चीज मंगा रहे हो तो बीच में कस्टम्स डिपार्टमेंट है, तो यू नीड टू पे इंपोर्ट ड्यूटी, अदरवाइज आपकी गुड्स क्लियर नहीं होंगी, आपकी गुड्स आप तक नहीं पहुंचेंगी, आपकी गुड्स आप तक नहीं पहुंचेंगी, सही है। तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी ऐड जाएंगी। फिर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वेरी कॉमन सेंस बेटा, अगर आप कई बार कुछ ऐसी हैजार्डस मटेरियल या डेंजरस मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल या इस तरह की चीजें मंगा रहे होते हो ना, तो आपको जो कंटेनर वाले होते हैं ना, कार्गो वाले, वो आपसे एक्स्ट्रा कितने डॉलर्स पर केजी या कितने डॉलर्स पर टन की एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मैंडेटरी लगती है, और अगर वो इंश्योरेंस ना कराओ तो गुड्स आप तक आ ही नहीं सकती, तो उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, सही है। और ये फ्रेट चार्जेस का मतलब फेडेक्स वगैरह के जो चार्जेस होते हैं, यानी वही शिपिंग चार्जेस, या जो आपको यहाँ आप तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही है वो, तो ये वो सारी कॉस्ट है कि ये हर हाल में कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी का पार्ट बनेंगी, ये हर हाल में कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी का पार्ट बनेंगी, हर हाल में कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी का पार्ट बनेंगी, हर हाल में कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी का पार्ट बन जाएंगी। ओके, अब देख लो इसको। अब मैं कन्वर्जन कॉस्ट पे बात कर रहा हूं, आप लोग, अब मैं यहां से कॉस्ट अकाउंटिंग पे बात करूंगा। आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सब पढ़े हुए हैं, आप सब ने कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, अब मैं कॉस्ट अकाउंट पे बात करूंगा, सही है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। अब चलो इधर देखो बेटा, तुमने अपनी जिंदगी में या कहीं किसी ने ए लेवल्स में, किसी ने MA1 में, MA2 में, आप लोगों ने दो कॉस्टिंग के डिसिप्लिन पढ़े हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर्स ने आपको ये दो कॉस्टिंग डिसिप्लिन पढ़ाए, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक मार्जिनल कॉस्टिंग डिसिप्लिन। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन और एक मार्जिनल कॉस्टिंग डिसिप्लिन, ये दोनों डिसिप्लिन आपने पढ़े हुए हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, सिंपल फर्क बता रहा हूँ, अभी मैं यहाँ ये दोनों टॉपिक पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ हल्का सा फर्क बता रहा हूँ क्योंकि बीच में आ गया है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन अगर आप यूज कर रहे हो तो आप एक एक यूनिट को वैल्यू करने के लिए फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे काम करोगे। देखो असल वर्ड ये है, एक एक यूनिट को वैल्यू करने के लिए आप यूज करोगे, देखो ये असल वर्ड है, फुल फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, सही है, याद रखना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू अगर आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हो तो आप फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब देखो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का भी शेयर, याद है। ऑल प्रोडक्ट, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपको आना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप एक एक यूनिट को जब वैल्यू करते हो तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सब एक एक यूनिट में उतारते हो। याद है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी एक एक यूनिट में उतारते हो, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन था। और मार्जिनल कॉस्टिंग डिसिप्लिन क्या था, मार्जिनल कॉस्टिंग का फलसफा ये था कि वो फिक्स कॉस्ट को एक पीरियड कॉस्ट ट्रीट करता है। वो कहता है आप 10 यूनिट बनाओ, 20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती। तो फिक्स कॉस्ट वो कहता है कि कोई एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट नहीं है, और फिक्स कॉस्ट को वो एक एक यूनिट में नहीं उतारता। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे, देखो मैं वर्ड लिख रहा हूं, फिर आप एक एक यूनिट को रिकॉर्ड करोगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये नहीं भूलना, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे आप एक एक यूनिट को रिकॉर्ड करोगे। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज कर रहे हो तो आप एक एक यूनिट को वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, सही है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज कर रहे हो तो एक एक यूनिट को फुल प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर एंड में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएगा, वेरिएबल के साथ, सारी वेरिएबल कॉस्ट के साथ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी आएगा, याद रखना। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आप एक एक यूनिट को रिकॉर्ड करोगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। ये सब तुमने अपने कॉस्टिंग के टीचर्स के साथ बचपन में पढ़ा हुआ है, ये सब का सब तुमने अपने कॉस्टिंग के टीचर्स के साथ बचपन में पढ़ा हुआ है। अब आइए कान खोलें और आंखें खोलें बेटा, इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कशन जो कर रहा हूं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, मेरी तरफ देखें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अपनी नहीं चलती फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अपनी नहीं चलती, जो स्टैंडर्ड ने बोल दिया वो चलेगी। तो बताओ बेटा, आप लोग के इन्वेंटोरी के चैप्टर पे IS2 अप्लाई हो रहा है, आपके इन्वेंटोरी के चैप्टर पे कौन सा IS अप्लाई हो रहा है,
IS2 अप्लाई हो रहा है इन्वेंटरी के चैप्टर पे, IAS2 अप्लाई हो रहा है इन्वेंटरी के चैप्टर पे, IS2 अप्लाई हो रहा है इन्वेंटरी के चैप्टर पर, IS2 अप्लाई हो रहा है। हाँ सुनो, तो IS2 क्या रिकमेंड करता है? देखो अब यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक रिकमेंडेशन है, हम अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपके MA2 या F2 वाले पेपर की बात नहीं कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को रिकमेंड करता है, इसको ये देख लो। यानी अब आपको कभी भी आप लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगे, आप लोग का इदारा प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होगा, तो आप एक एक यूनिट को वैल्यू करने के लिए ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज करोगे, याद रखना। जब F3 का FA2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर दे रहे होगे, तो उसमें आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज करना होगा। F3 F7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई भी पेपर दे रहे होगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज करना होगा, क्योंकि यही IS2 का हुक्म है, यही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का हुक्म है। ओके राइट। मार्जिनल कॉस्टिंग हाँ आप कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में यूज कर सकते हो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए याद रखना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। तो देखो मैंने अपने सामने आपके सामने यहाँ लिख दिया, देखो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल, देखो वर्ड लिखा हुआ है ऑल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग सोचें भी, आप लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चे नहीं है बेटा। ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हर कॉस्ट आएगी। तो अब वो आपको इस तरह के सवाल बना के देता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की सैलरी, बिल्कुल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हर बंदा प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हर खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहे हैं, वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, बिजली का बिल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा हुआ है, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है वो डेप्रिसिएशन, वो सब चीजें प्रोडक्शन ओवरहेड के हुक्म में आती हैं। हाँ फैक्ट्री में जो मैनेजर्स हैं वो सब। तो मैं कुछ मिसालें लिख देता हूँ, ये देखें, कुछ मिसालें मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से, ये देखें, इन सब से रिलेटेड कुछ मिसालें मैं बता रहा हूँ आपको। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ये भी, फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वो भी इसी हुक्म में प्रोडक्शन की कॉस्ट है। प्लांट एंड मशीनरी जो वहां यूज हो रहे हैं उनकी डेप्रिसिएशन, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री, हाँ, जितने भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड हैं वो सब के सब प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है, वो सब कुछ डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट कॉस्ट है कुछ इनडायरेक्ट है। तो आपने याद रखना है, जब आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज कर रहे हो, कान खोलो, जब आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन यूज कर रहे हो, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक एक यूनिट को फुल 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 प्रोडक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री की हर कॉस्ट उसमें आएगी, याद रखना है ये बात को। तो वो क्वेश्चन में अचानक से कोई भी ऐसा फैक्ट्री की कॉस्ट का नाम देगा, आपने वो ऐड करनी है, फैक्ट्री की हर कॉस्ट आएगी। ठीक है, मैं 30 सेकंड के लिए चुप हूं, देख लो, 30 सेकंड के लिए चुप हूं, देख लो। अब यहां देख लें बच्चों, यहां देखो, अब एंड में IS2 ने ये कुछ कॉस्ट ऐसी है, देखो ये कुछ और, अब देखो इधर, IS2 स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स, कुछ कॉस्ट को उसने मना कर दिया, एक्सक्लूड दीज फ्रॉम दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी। बेटा ये जो नीचे मंदरजा झेल कॉस्ट गिवन है, ये कभी भी इन्वेंटोरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगी, और ये सब एक्सपेंस आउट हो जाएगी, ये सब की सब अदर एक्सपेंसेस में चली जाएगी, सब की सब अदर एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस आउट होगी। सही है, ये इन्वेंटोरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। नंबर वन, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट स्टोरेज कॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हाँ, प्रोडक्शन के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान जो प्रोडक्शन के दौरान जो स्टोरेज कॉस्ट लग रही है, वो तो आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा बन जाएगी, वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा बन जाएगी, वो सही है। लेकिन एक बार गुड्स इन्वेंटोरी बन गई ना, उसके बाद जो भी स्टोरेज कॉस्ट है वो कभी भी इन्वेंटोरी का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है, इसी तरह एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट क्या है?
आप लोगों ने अगर F2 पढ़ा हुआ है, कॉस्टिंग पढ़ी, उसमें एक प्रोसेस कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ाया जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट का मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। क्या मतलब? बेटा लड़के कुछ स्टॉक उठा के ला रहे थे, उन्होंने गिरा दिया, तो ये अचानक से लॉस हो गया, तो ये 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट। हमारा कोई ट्रक आ रहा था किसी और शहर से, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह ये सारी एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट होगी, ठीक है। इसी तरह एडमिन और सेलिंग कॉस्ट ऑफ एनी टाइप, कोई भी आपकी एडमिन और सेलिंग कॉस्ट होगी, वो भी 1 सेकंड में पीएनएल में जाएगी, वो भी 1 सेकंड में पीएनएल में जाएगी। कोई भी एडमिन या सेलिंग कॉस्ट होगी, वो भी 1 सेकंड में पीएनएल में जाएगी। ओके, हाँ, फिर बोल रहा हूँ, ये 3 नाम IS2 ने स्पेसिफिकली लिखे हैं, भूलना नहीं, ये कभी इन्वेंटरी की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस आउट होंगे। पहला है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब इन्वेंटरी को होल्ड करने की कॉस्ट। लेकिन हाँ, इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्टोरेज कॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन लग रही है, कि भाई अभी प्रोडक्शन हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में है और तब लग रही है, तो फिर तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, फिर तो वो ऐड हो जाएगी। लेकिन वंस यूनिट्स आर कंप्लीटेड, अब जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड हो लगेगी, वो सारी की सारी इमीडिएट एक्सपेंस है, वो इन्वेंटरी की कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। सही है, तो ये तीनों कॉस्ट नहीं आएगी, ये तीनों कॉस्ट नहीं आएगी, 1 सेकंड में एक्सपेंस आउट होगी। अब इससे पहले कि मैं अपने क्वेश्चन लिखूंगा भाई, अब इसके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले कि मैं अपने क्वेश्चन लिखूं, अब आपने देखना है, जरा यहाँ देखें, ये एक नजर देख लें, फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज को देखें, मैं फिर अपने क्वेश्चन लिखूंगा। एक बार मैं स्क्रीन मूव करके, आप पढ़ो, सारा पढ़ो, सारा पढ़ो। देख लो ये भी, फिर ये भी देख लो, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया है। चलो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन लिखना आप लोग करेंगे, हाँ भाई। चलो भाई, अब ये जरा एक्टिव होना है, अभी अच्छे सवाल आते हैं बहुत। बेटा क्वेश्चन साथ साथ लिखने हैं, क्वेश्चन साथ साथ सब बच्चे लिखें, ताकि फौरन फौरन आप लोग सॉल्व करें।
चलो बेटा करो करो, ये आपके सामने सब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटोरी आपने निकालनी है, क्वेश्चन आपके सामने है। चलो देखते हैं कितनी देर में आप करते हो, करो स्टार्ट। कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। चलें, मैथ सॉल्व करा रहा हूँ, देखते हैं, देखते हैं आप लोगों ने सही किया है। बेटा देखें, परचेज कॉस्ट है 20,000, कैलकुलेटर हाथ में रखें, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होगा, कैश डिस्काउंट डायरेक्टली अदर इनकम होती है, कैश डिस्काउंट लेस नहीं होता। तो मैंने कहा था ना, परचेज प्राइस लिस्ट प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, आपने बचपन से पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा नेट हो जाता है। तो 20,000 में से 1,000 लेस कर दो, 19 आ गया। कैश डिस्काउंट रिसीव कभी भी लेस नहीं होगा, ये एक अदर इनकम है, इसको इग्नोर कर दो, ये दिस इज इररिलेवेंट, दिस लाइन इज इररिलेवेंट, सही है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मुंह से कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल ऐड होती है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी बिल्कुल ऐड होगी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री की हर कॉस्ट ऐड होगी। एडमिन ओवरहेड कभी भी नहीं, एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट मना किया था, सेलिंग भी कभी भी नहीं। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी वो कॉस्ट है, इंपोर्ट ड्यूटी वो कॉस्ट है जिसके बगैर इन्वेंटोरी आप तक नहीं पहुंच सकती, ये लेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी वो कॉस्ट है जिसके बगैर इन्वेंटोरी आप तक नहीं पहुंच सकती, ये भी लेंगे। तो करो चलो, 20,000 में से 1,000 लेस करो, 20,000 में से 1,000 लेस करो, फिर ये वाला 1,000 ऐड करो। मैं लिख देता हूं, देखो क्या क्या चीजें हैं, ये है, ये चीज है, ये 1,000 ऐड होगा, ये 1,500 ऐड होगा, और ये 1,000 और 200 ऐड होंगे। मेरे ख्याल से आंसर 21,700 है, आंसर 21,700 है। यस, 21,700 इज योर आंसर, 21,700 इज योर आंसर। 21,700 आपका आंसर है, 21,700 आपका आंसर है। चलो, 21,700 आपका आंसर है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया बेटा? फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर फैक्ट्री की हर कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, फैक्ट्री की हर कॉस्ट लेंगे। मैं लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन में।
बेटा जो एडमिन ओवरहेड थे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, तभी स्टैंडर्ड ने मना किया हुआ है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। चलो करें बेटा, करें, एक और क्वेश्चन दे दिया। सही सही आ रहा है बच्चों का आंसर, माशाल्लाह सबका सही आ रहा है, काफी लोगों का सही आया है। सब कर लें बेटा, सब कर लें। देखें बेटा, लिस्ट प्राइस लेंगे, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट एक अदर इनकम होती है, उसको तो कभी भी नहीं लेंगे, उसकी इन्वेंटरी का कॉस्ट से कोई लिंक नहीं है, आप बचपन से अदर इनकम ही बुक करते हो, उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, फैक्ट्री की हर कॉस्ट लेंगे, फैक्ट्री का रेंट का शेयर लेंगे, रॉ मटेरियल बिल्कुल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, फ्रेट चार्जेस वो कॉस्ट है जिसके बगैर इन्वेंटरी आप तक नहीं पहुंच सकती, ये भी लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी भी वो कॉस्ट है जिसके बगैर इन्वेंटरी आप तक नहीं पहुंच सकती, लेंगे, लेकिन सेलिंग और एडमिन कॉस्ट कभी भी नहीं लेते, सेलिंग और एडमिन, ये एडमिन डायरेक्टर की सैलरी ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। कर लो, मेरे ख्याल से आंसर 30,700 है, आंसर है 30,700, देख लो भाई, आंसर है 30,700। हाँ भाई, फरमाइए, कर लिया था, बोलो भाई। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आप इस इन्वेंटरी की कॉस्ट में एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, एक सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं जरा, लेकिन होश चाहिए हाँ, क्योंकि कैश डिस्काउंट है ना, हकीकत में वो करेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट नहीं होता, वो करेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट है। कैश डिस्काउंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एसेट नहीं है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पेमेंट है। पेमेंट जल्दी या लेट करने की वजह से कैश डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट पेमेंट जल्दी और लेट करने की वजह से अराइज होता है। तो पेमेंट जल्दी और लेट करने की वजह से जो चीज होती है वो होती है सूद यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होती है। कैश डिस्काउंट सूद यानी इंटरेस्ट की तरह की चीज है, और याद रखना इंटरेस्ट हमेशा एक पार्टी के लिए एक्सपेंस और दूसरी के लिए इनकम होता है, एक पार्टी के लिए एक्सपेंस और दूसरी के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इसीलिए उसको हम डायरेक्टली अदर इनकम ट्रीट करते हैं। कैश डिस्काउंट रिसीव को डायरेक्टली अदर इनकम ट्रीट करते हैं, वो इन्वेंटरी की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। बेटा रेंट फैक्ट्री का रेंट है, अल्लाह के बंदो प्यारे बच्चों, फैक्ट्री का रेंट है, ये देखो फैक्ट्री का रेंट है। मैंने कहा था कि हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन, हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिसिप्लिन, हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है, फुल 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 प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री की हर कॉस्ट, फैक्ट्री की हर कॉस्ट, तो चाहे फैक्ट्री का रेंट हो, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन हो, ये सब लेंगे, याद रखना इस बात को। चले, आज इतना ही रख रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।